हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवेश लर्निंग हब। आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी के रैपिड रिवीजन सीरीज का 4th चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग उसी टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो बोर्ड में पूछे जाने के ज्यादातर चांसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहां पे हम लोग पहले तो एग्रीकल्चर के अलग अलग जो टाइप्स है जो पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है उस पर फोकस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है और उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग देखते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? नॉर्मली किसी भी एक क्रॉप को ग्रो किया जाता है ऑन द लार्ज एरिया। ठीक है, तो सबसे पहला लार्ज फार्म साइज रहेगा। उसके बाद कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, कैपिटल का बेसिक मीनिंग है पैसा। उसके बाद ये मोनोकल्चर है। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। ठीक है, कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। सो मोनोकल्चर मतलब सिंगल क्रॉप का कल्टीवेशन होता है, या तो टी या फिर कॉफी या फिर रबर वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसा। उसके बाद लोकल लेबर को एम्प्लॉय किया जाता है। आप लोगों ने टी के बागान वगैरह देखे होंगे आसाम के साइड। ठीक है, आसाम वगैरह मतलब मूवीज में वगैरह तो देखा होगा एटलीस्ट आप लोगों ने, या फिर वो जो चेन्नई एक्सप्रेस वगैरह मूवी था उसमें भी दिखाया है गाने में। ठीक है, सो जो टी के बड़े बड़े प्लांटेशन एग्रीकल्चर होते हैं, प्लांटेशन होते हैं, उसमें लोकल लेबर को एम्प्लॉय किया जाता है प्लग करने के लिए। कॉफी के सीड्स निकालने के लिए भी लोकल लेबर को एम्प्लॉय किया जाता है। उसके बाद क्रॉप इज वेल मैनेज फॉर क्वालिटी एंड प्रोसेसिंग। बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है क्वालिटी का, प्रोसेसिंग का, बिकॉज बहुत इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका एक्सपोर्ट वगैरह होता है, टी, कॉफी, रबर, कोकोआ वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद पर हेक्टर अगर येल्ड देखेंगे, येल्ड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। ठीक है, पर हेक्टर जो येल्ड या फिर प्रोडक्शन होता है वो देखेंगे तो लो रहता है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो वो ज्यादा रहेगा। उसके बाद एक बार अगर प्लांटेशन डन हो गया तो फिर इट गिव्स प्रोडक्शन फॉर 10 to 15 ईयर्स। मतलब एक ही बार में इतना ज्यादा उगाओ कि 10-15 सालों की तक कोई टेंशन नहीं रहेगा, आराम से बेच के पैसा कमा के खा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा। उसके बाद एग्जांपल्स टी, कॉफी, रबर, कोकोआ। कोकोआ मतलब जिससे चॉकलेट पाउडर बनता है, चॉकलेट पाउडर होता है वो। और स्पाइस प्लांटेशन इन केरला, कैश्यू नट प्लांटेशन इन कोकन रीजन। ठीक है, कोकन रीजन में स्पेशली महाराष्ट्र का जो कोकन रीजन है, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, मुंबई, सिंधुदुर्ग वगैरह वगैरह, ये जो कोकन, मुंबई में तो उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है कोकन रीजन का, वहां पे कैश्यू नट का डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्शन होता है। तो ये सारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, वो है अपना एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, कमर्शियल एग्रीकल्चर मतलब इसको किया जाता है ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके, ट्रेड किया जा सके, बेचा जा सके मार्केट में। ये खुद के खाने के लिए नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली लार्ज फार्म पे बहुत बड़े लेवल पे फार्मिंग की जाती है ताकि उसका जो भी प्रोडक्शन हो वो मार्केट में बेचा जा सके और उससे पैसा कमाया जा सके। ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला तो लार्ज साइज ऑफ द फार्म, यहाँ पे भी बहुत बड़ा साइज होता है फार्म का। उसके बाद सेकंड चीज कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब यहाँ पे भी पैसा बहुत ज्यादा लगता है, बिकॉज स्पेशली बेचने के लिए अगर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको उगाना भी उस लेवल पे पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न मशीनरी का ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे मशीनरी का यूज स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक होता है, मतलब सोइंग से लेके, मतलब बीज बोने से लेकर के डायरेक्ट हार्वेस्टिंग तक का जो भी सफर होता है इस एग्रीकल्चर का, वो सारा मशीन से ही होता है। ठीक है, ये स्पेशली दूसरी कंट्रीज में ज्यादा होता है, अपनी कंट्री में थोड़ा कम होता है। मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है? सिंगल क्रॉप का कल्टीवेशन होता है, या तो राइस, मेज, व्हीट, ऐसे क्रॉप्स लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कल्टीवेशन तो होता ही है, मतलब एग्रीकल्चर भी होता है, और साथ ही साथ दूसरा काम भी हम लोग करते हैं, कमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, मतलब कमर्शियल लेवल पे जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल्स को पाला जाता है, गाय, भैंस हो गया, बैल हो गया, उसके बाद शिप्स हो गए, बकरियां हो गई वगैरह वगैरह, हेंस हो गए। ठीक है, पर हेक्टर यहाँ पे भी लो प्रोडक्टिविटी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पे पर पर्सन इनकम अगर देखेंगे तो वो ज्यादा है। ठीक है, इस फार्मिंग की वजह से। उसके बाद ये कहाँ पे पाया जाता है? टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, स्टेपीज में, प्रेरीज में, डाउन्स में, पंपास में, वेल्ड्स में। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट के ग्रासलैंड्स है। ठीक है, ग्रासलैंड एरिया में इस फार्मिंग को ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो जैसे वेल्ड अफ्रीका में है, पंपास अपना साउथ अमेरिका में है, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट के ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड। और मेनली कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? एक तो वीट उगाया जाता है, दूसरा मेज। ठीक है, ये फेमस क्रॉप्स है अपने इंडिया में भी वीट बहुत बड़े लेवल पे उगता है। ओके, सो ये कमर्शियल, एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल लैंड होल्डिंग होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ खुद के जरूरतें पूरी करने के लिए, मतलब कंज्यूम करने के लिए लोग फार्मिंग करते हैं छोटे से लैंड पे। सो स्मॉल लैंड होल्डिंग रहेगा, और मैक्सिमम एल्ड फ्रॉम द स्मॉल लैंड, मतलब हमारे इंडिया वालों की स्पेशलिटी है कि कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाया जाए। ठीक है,
सो कम से कम इनपुट देके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लाना जिस फार्मिंग में होता है वो ये सबसिस्टेंस फार्मिंग है। यहाँ पे फूड क्रॉप्स डोमिनेंट रहेंगे क्योंकि लोग खाने के लिए ही उसको प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद मैनुअल लेबर बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पे, एंड एनिमल्स का भी यूज किया जाता है। ये चाइना में भी होता है, इंडिया में भी होता है, जापान, कोरिया, श्रीलंका और ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे सिंगापुर, फिलीपाइंस, वियतनाम, वहां पे भी होता है। ठीक है, राइस इज द मेजर क्रॉप हियर। ठीक है, तो आप देख सकते हो इमेज में भी, स्पेशली अपने महाराष्ट्र में और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स वगैरह वगैरह, वहाँ पे राइस मेनली उगाया जाता है इस फार्मिंग में। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फूड क्रॉप है इंडिया के अंदर। ठीक है, आई होप आपको इधर तक क्लियर है सबको। उसके बाद जो नेक्स्ट है मार्केट गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, किसी भी अर्बन एरिया के आजू बाजू में अगर हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे स्पेशली किस चीज का, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह का, ताकि वो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाए जा रहे हैं वो बाजू वाले अर्बन एरिया को सप्लाई किया जाए और पैसा कमाया जाए, इसके लिए मार्केट गार्डनिंग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला इट इज डन टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ अर्बन पीपल। इट इज डेवलप इन फ्रिंज एरियाज। फ्रिंज एरियाज के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है। ठीक है, एक सपोज ये अर्बन एरिया है और ये रूरल एरिया है, तो इन दोनों के बीच वाला जो सेंटर वाला जो एरिया रहेगा उसको फ्रिंज एरियाज बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रिंज एरियाज में ये उगाया जाता है क्योंकि इसका रूरल से भी कनेक्शन है, तो यहाँ पे लैंड वगैरह अवेलेबल रहेगा, एग्रीकल्चर अच्छे से हो जाएगा और फिर वो सप्लाई किया जाएगा अर्बन एरिया में। ठीक है, और प्रॉफिट कमाया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम द लिमिटेड एग्रीकल्चर एरिया। यहाँ पे भी छोटा सा एरिया होता है, बहुत ही छोटे छोटे ऐसे टेंट्स वगैरह बांधे जाते हैं, फिर छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है। ऐसे अलग अलग लेयर्स लगाए जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद कैपिटल का यूज बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि पैसा ज्यादा लगता है अगर छोटे से लेवल पे बड़ा प्रोड्यूस करना है, ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो। ठीक है, मैनुअल लेबर भी होता है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी भी यूज की जाती है, नॉलेज और कैपिटल का भी जरूरत होता है। यहाँ पे कैपिटल मतलब पैसा तो चाहिए, नॉलेज भी चाहिए कि किस तरीके से सेटअप करना है, किस तरीके से छोटे से एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन लाना है, बनाना है। ठीक है, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, और क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक एंड केमिकल मैन्यूअर्स यूज किए जाते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, मैन्यूअर्स का मतलब खाद होता है, खाद। ठीक है, और ये नॉर्मली जस्ट उन डिस्टेंस वाले एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है जहां पे ओवरनाइट जर्नी हो सकती है बाय द ट्रक्स। ठीक है, मतलब सपोज ये ऐसा एरिया है जहां पे ये प्रैक्टिस किया जा रहा है मार्केट गार्डनिंग, और यहाँ पे बाजू में एक छोटा सा सिटी है, तो यहां से यहां तक अगर एक रात में सप्लाई हो सकता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर लंबा सफर तय करके जाएंगे तो फिर वो खराब हो सकते हैं। तो ओवरनाइट जर्नी का जो डिस्टेंस रहेगा, मतलब आराम से एक रात में कवर कर सकते हैं। यहाँ से निकला शाम को तो सुबह तक यहाँ पहुंच जाएगा, तो सिटी वाले उसको खरीद लेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनको फ्रेश लगेगा, फ्रेश होगा। सो दैट इज वाई इट इज प्रैक्टिस इन एरियाज लाइंग एट द डिस्टेंस ऑफ ओवरनाइट जर्नी बाय ट्रक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, मीट, फिश, ये साइड में होते हैं। ठीक है, स्पेशली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उगाए जाते हैं, और मिल्क, एग्स, मीट, फिश ये साइड बाय साइड एनिमल हस्बेंड्री की वजह से वो सप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद आगे जो टॉपिक है दैट इज हंटिंग। ठीक है, हंटिंग भी एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन है जो सदियों से चलता आ रहा है, तो फिर इसके बारे में भी देखते हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो हंटिंग इज प्रिमिटिव एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले प्रिमिटिव एक्टिविटी बोला है बिकॉज ये प्रिमिटिव एज से चलता आ रहा है। ठीक है, हिस्ट्री का ऐसा एज जहां पे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, एजुकेशन डेवलप नहीं हुआ था, लोग बेसिक सर्वाइवल के लिए जीते थे, उस जमाने से प्रिमिटिव एक्टिविटी है, उस जमाने से ये चलता आ रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव एक्टिविटी। और अर्ली मेथड था ये सिंपल सर्वाइवल का, ऑब्टेन फूड का, मतलब टू ऑब्टेन फूड, लोगों को खाना खाने के लिए हंटिंग करना पड़ता था। कच्चा मांस भी खाते थे स्टार्टिंग में, स्टोन एज के जमाने में, फिर धीरे धीरे उसको पका के खाने लगे जैसे ही फायर का इन्वेंशन हो गया। ठीक है, उसके बाद इस पे एनिमल स्पीसीज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हंटिंग एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम, इसके ऊपर शॉर्ट नोट बताइए। ठीक है, ऐसा आ सकता है। ठीक है, इसके पहले के जो स्लाइड्स है इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डायरेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, जैसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, उसके बाद जो अपना ये मार्केट गार्डनिंग क्या होता है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, ये अलग अलग डायरेक्टली शॉर्ट नोट के लिए भी आ सकते हैं, प्लस डिफरेंस बिटवीन के लिए भी आ सकते हैं। किसी भी दो को उठा देंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन बताइए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा। उसके बाद हंटिंग का डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, मतलब शॉर्ट नोट के लिए, कि जो भी इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, प्रिमिटिव एक्टिविटी, और हंटिंग से लॉस ऑफ इकोसिस्टम कैसा होता है, मतलब एनवायरमेंट को कैसा इफेक्ट पड़ता है,
उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो एनिमल स्पेसिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि एनिमल्स का अगर हंटिंग हो रहा है तो फिर सिंपल सी बात है उनका जो नंबर है वो डिक्रीज होगा। उसके बाद जो एनिमल एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, जैसे इंडिया में चीता नाम का जो प्राणी था उसका इतना ज्यादा हंटिंग किया राजा महाराजा लोगों ने पहले के जमाने में शौक माना जाता था हंटिंग करना, तो फिर इतना ज्यादा हंटिंग किया कि 1952 में वो पूरा एक्सटेंड ही हो गया इंडिया से। उसके बाद मोदी जी को मंगाना पड़ा अफ्रीका से जो चीता है, ठीक है ऐसा। उसके बाद ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए पूरी दुनिया भर में बिकॉज ऑफ हंटिंग। सो लार्ज स्केल हंटिंग की वजह से एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया भर में कमर्शियल हंटिंग पे बैन कर दिया गया है। ऐसा हंटिंग जो बेचने के लिए किया जाता है उस पर बैन कर दिया है। और जो लॉज है, लॉज भी बनाए गए हैं फॉर द एनिमल प्रोटेक्शन, ठीक है। लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, एनिमल्स को अगर मारेंगे तो, स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसलिए सलमान खान को भी कितने सालों तक जेल में रहना पड़ा था, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, वो छोटे से हिरन को मारा था, तो उस केस में उनको जेल हुआ था, ठीक है। वैसे इंडिया में जो लॉज है वो बहुत ही डेंजर है, स्पेशली एनवायरमेंट के बारे में। अभी तो आप पेड़ भी नहीं काट सकते विदाउट परमिशन, जो पब्लिक एरिया में रहेगा। सो इसीलिए ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ जो हंटिंग वगैरह है वो बैन कर दिया, बिकॉज एनिमल्स का एक्सटिंक्शन होता है, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, एनवायरमेंट का साइकिल बिगड़ जाता है, तो लॉस ऑफ इकोसिस्टम होता है, जिसकी वजह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है माइनिंग का छोटा सा टॉपिक। यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि माइनिंग डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, जो मिनरल्स नेचुरली ऑकरिंग है, मतलब मिनरल्स जो है होते हैं, जैसे सपोज करो वैसे गोल्ड सिल्वर तो मेटल हो गया, मिनरल्स मतलब ऐसी चीज जिसके साथ मेटल हो, मतलब ऐसा रॉक या फिर ऐसा कुछ और होता है। वैसे साइंटिफिक कंसेप्ट है वो सारे, ठीक है। ओर हो गया, रॉक हो गया, ओर हो गया, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, उसके बाद अपना जो गैंगयू हो गया, वो सारे। लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, मिनरल्स मतलब ऐसी चीज होती है जो धरती से निकलती है जिसमें कोई ना कोई मेटल होगा, ठीक है, उसको मिनरल्स बोला जाता है। सो मिनरल्स नेचुरली ऑकरिंग होते हैं और दे कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। उसके बाद मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, ठीक है। पूरी दुनिया में अनइवन है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे, हर देश में, हर जगह पे, हर एरिया में, हर स्टेट में आपको मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे सपोज इंडिया में मध्य प्रदेश में हीरे मिलते हैं तो कर्नाटक में सोना मिलता है, ठीक है। कश्मीर में अगर कोल मिलता है तो गुजरात में ऑयल मिलता है। सो मिनरल्स हर जगह पे सेम तरीके के नहीं है, सेम तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उसका। सो माइनिंग डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, माइनिंग वहीं पे होगा जहां पे मिनरल्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं माइनिंग को? सबसे पहला जियोलॉजी ऑफ द रीजन, मतलब जियोलॉजी कैसा है, वहां का लैंड कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का टोपोग्राफी कैसा है, फिजियोग्राफी कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद उस मिनरल का वैल्यू कितना है। अभी सिंपल सी बात है, कोल का वैल्यू है, गोल्ड का वैल्यू, सिल्वर का वैल्यू है, तो उसका ज्यादा माइनिंग हो सकता है। कॉपर का वैल्यू थोड़ा कम है तो उसका माइनिंग कम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्लाइमेट कैसा है वो भी देखा जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, क्योंकि माइनिंग करना खाने की बात नहीं होती, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी लगती है, मशीन्स लगते हैं बहुत ज्यादा वो माइनिंग करने के लिए। मैनुअल लेबर भी, स्किल्ड लेबर लगता है, किसी को भी उठा के, बोले वाले काले वाले इंसान को उठा के हम लोग माइनिंग नहीं करवा सकते। उसको वो स्किल आना चाहिए माइनिंग करने का, ठीक है। स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं ताकि वो मशीन्स को वगैरह हैंडल कर सके, माइनिंग प्रॉपर हो सके वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसे राह चलते किसी भी इंसान को उठा के नहीं ले जाया जा सकता। उसके बाद आजकल मैकेनाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है, मशीन्स का यूज ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल डेवलपमेंट हुआ है माइनिंग का एज एन ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो माइनिंग एक बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन बिजनेस बन के उभर के आया है, ठीक है। सो ये भी प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाएगा। नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में ये छोटा सा क्वेश्चन है जो आ सकता है। सो यहाँ पे क्या पूछा जाएगा आपको कि एनिमल हस्बेंड्री एज एन ऑक्यूपेशन कौन से जगहों पे डेवलप हुआ है, ठीक है। मतलब कौन से कॉन्टिनेंट्स में या फिर कौन से कंट्रीज में ज्यादा डेवलप हुआ है एनिमल हस्बेंड्री ऑन अ कमर्शियल स्केल, ठीक है। जहाँ पे एनिमल्स को बेचा जाता है या फिर एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स है उनको बेचे जाते हैं। सो क्लाइमेट इज सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, स्पेशली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादातर अपना जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, एनिमल हस्बेंड्री वो हो रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बारे में मैंने पहले भी बोला था आपको, फिर से रिपीट कर देता हूं। अपने अर्थ को
अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाता है जिसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ऊपर वाला जो मतलब अर्थ एक स्फेयर है तो हाफ में डिवाइड होगा तो हेमिस्फेयर बन जाएगा। सो ऊपर वाला जो कहलाएगा वो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला जो कहलाएगा दैट इज सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। सो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादातर एनिमल हस्बेंड्री होता है बिकॉज वहां पे ग्रासलैंड का प्रेजेंस है, ठीक है। एक मिनट। सो स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो डेवलप है। ग्रासलैंड्स आर फाउंड अक्रॉस ऑल द कॉन्टिनेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, जैसे यूरोप हो गया, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका हो गया, रशिया के साइड हो गया, वो सारे जो कंट्रीज है वहां पे ज्यादातर ग्रासलैंड है। स्पेशली यूरोप में ज्यादातर ग्रासलैंड्स है। तो इट इज इन्फ्लुएंस बाय जो एनिमल हस्बेंड्री का जो डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द टेक्नोलॉजी, मार्केट का डिमांड क्या है और अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज स्टेट्स। इसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना ज्यादा डेवलप करेगा एनिमल हस्बेंड्री का ऑक्यूपेशन, ठीक है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री कौन कौन से एरियाज में डेवलप हुआ है। सो लार्ज स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे जो डेवलप हुआ है तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नॉर्थ और साउथ अमेरिका में अगर देखेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके किया जाता है और एफिशिएंसी देखा जाता है, उसका स्केल भी देखा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रॉपरली उनका ब्रीडिंग वगैरह होता है, उनका मतलब मिल्क वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है, मशीन्स का यूज़ करके मिल्क वगैरह निकाला जाता है या फिर मशीन्स का यूज़ करके उस एनिमल प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है या फिर काटा जाता है, जो भी है बीफ वगैरह वहाँ पे बिकता है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज स्टेट सपोर्ट्स द कमर्शियल एंड एफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन दिस रीजन्स, ठीक है। लार्ज स्टेट्स मतलब सपोज किसी के बहुत बड़े बड़े एरियाज है जिसके अंडर मतलब जिसकी लैंड ज़्यादा है, वहाँ पे वो एनिमल हस्बेंड्री अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। वहाँ पे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज वगैरह है या फिर जो भी बड़े बड़े एनिमल हस्बेंड्री के सेटअप्स है वो सेट कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर देखेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन है, कमर्शियल स्केल पे किया जाता है कुछ कॉन्टिनेंट्स में। आपको वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया बोल देना, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज किया जाता है, वहाँ पे लार्ज स्टेट्स रहेंगे तो वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा एनिमल हस्बेंड्री नाम का ऑक्यूपेशन, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है या फिर बन सकता है कि जो लंबरिंग एक्टिविटी है, लंबरिंग का मतलब क्या होता है, वुड कटिंग, ठीक है, या फिर ट्री कटिंग। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लंबरिंग एक्टिविटी जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्यों नहीं होती और कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ही क्यों किया जाता है ज्यादातर। कॉनिफेरस मतलब ऐसे ट्रीज, ठीक है, जो कोन शेप में होते हैं, क्रिसमस ट्री जैसे शेप में होते हैं, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच में जो भी ये एरिया रहेगा इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, और ट्रॉपिकल एरिया में जो भी फॉरेस्ट पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, ऐसे। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में लंबरिंग एक्टिविटी क्यों नहीं होता, वुड कटिंग क्यों नहीं होता, और कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ही क्यों होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रीज इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है हार्डवुड, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्यों नहीं होता, बिकॉज वो हार्डवुड होता है और फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए या फिर जो वुड कटिंग इंडस्ट्री है, लंबरिंग एक्टिविटी है, उसके लिए सॉफ्ट वुड चाहिए होता है। तो हार्डवुड होने की वजह से वहां पे लंबरिंग नहीं होता, और वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। नॉर्मली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, मतलब हमेशा साल भर ग्रीन ही रहेंगे। क्यों, तो फिर उनका जो वुड रहेगा वो थोड़ा सा कच्चा रहेगा या फिर काटने के लायक नहीं रहेगा, उसकी वजह से यहाँ पे कमर्शियल लंबरिंग नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में क्यों हो सकता है लंबरिंग एक्टिविटी, बिकॉज ओनली वन स्पीसीज ऑफ ट्रीज इज फाउंड इन दैट एरिया, मतलब उस एरिया में सिर्फ एक ही टाइप का, एक ही स्पीसीज का पूरा फॉरेस्ट रहेगा, और वो बहुत टॉल ग्रो होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे या फिर हाइट पे ग्रो होते हैं, ज्यादा हाइट होती है उन ट्रीज की, तो फिर ज्यादा वुड मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो दैट इज वाई इन द वर्ल्ड द लंबरिंग एक्टिविटी इज मोस्टली प्रैक्टिस इन कॉनिफेरस रीजन्स, ठीक है, और उनका सॉफ्ट वुड भी होता है।
एक तो क्या देखा हम लोगों ने कि ओनली वन टाइप ऑफ स्पीसीज मिलेगा, तो फिर सेम टाइप के अगर पेड़ रहेंगे तो फिर उसका वुड अगर अच्छा रहा तो उसको काट सकते हैं। सेकंड, वो टॉल ग्रो होते हैं तो ज़्यादा वुड मिलेगा। तीसरा, वहाँ पे क्या होगा, जो लंबरिंग एक्टिविटी है वहाँ पे करना ज़्यादा आसान रहेगा बिकॉज उसका सॉफ्ट वुड रहेगा। तो ये कुछ रीजंस की वजह से कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ज़्यादातर क्या होता है, लंबरिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद फिशिंग के बारे में है। अभी फिशिंग के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्ट द फिशिंग एक्टिविटी, ऐसा आ सकता है। ठीक है, फैक्टर्स विच आर फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग, ऐसा भी आ सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है, नॉर्मली कुछ लोगों की जो ट्रेडिशनल स्किल्स होती है वो बहुत अच्छी होती है फिशिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल जापानीज एंड चाइनीज लोग ये जो होते हैं वो उनको फिशिंग बहुत अच्छे से आता है। सो दैट इज वाई वहाँ पे जापान में और चाइना में क्या होगा, फिशिंग डेवलप होगा। सिंपल सी बात है, स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद अगर किसी कंट्री की कुछ स्पेशलिटीज है, जैसे लार्ज पॉपुलेशन है, लैक ऑफ लैंड है एंड एब्सेंस ऑफ अदर प्रोटीन फूड है। ठीक है, मतलब अगर लार्ज पॉपुलेशन तो है, लैंड भी ज़्यादा नहीं है कि दूसरे ऑक्यूपेशंस वगैरह प्रैक्टिस करे, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह करे, तो छोटे से आइलैंड कंट्री जो होते हैं उनके बाजू में फिर समंदर होता है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोटीन फूड को फूड का जो इंटेक है वो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल किस पे डिपेंड रहेंगे, फिशिंग पे डिपेंड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जापान, फिलीपाइंस, ये आइलैंड कंट्रीज है। उसके बाद दूसरा ऑक्यूपेशन अगर एब्सेंट है, मतलब एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव ऑपरेशन ऑक्यूपेशन, अल्टरनेटिव जो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है अगर ऑक्यूपेशन का, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह नहीं कर सकते तो फिर फिशिंग ही करेंगे बेचारे। टेक्नोलॉजी अगर ज़्यादा हाई लेवल की रहेगी तो फिशिंग और इंक्रीज होगा। ठीक है, आजकल तो इलेक्ट्रिक करंट्स वगैरह दे रहे हैं, बहुत ही खूंखार हो गए हैं इंसान लोग, तो इलेक्ट्रिक करंट वगैरह देके भी फिशेस को पकड़ा जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न मेथड्स आए हैं फिशिंग के। ब्रोकन कोस्टलाइन प्रोवाइड्स एक्सेलेंट पोर्टल फैसिलिटीज। ब्रोकन कोस्टलाइन मतलब क्या होता है, सपोज करो ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, ऐसा थोड़ा, सो यहाँ पे ये जो ऐसा कोस्टलाइन है समंदर का, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा सा आगे पीछे, इसको ब्रोकन कोस्टलाइन बोलते हैं। और ब्रोकन कोस्टलाइन होने की वजह से वहां पे पोर्ट वगैरह डेवलप किया जा सकता है, तो वो उस जिसकी वजह से फिशिंग अच्छे से हो सकता है। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट कोस्टलाइन रहेगा तो वहां पे पोर्ट फैसिलिटीज डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद कोल्ड क्लाइमेट इन टेम्परेट रीजन फैसिलिटेट्स प्रिजर्वेशन ऑफ फिश, मतलब जो कोल्ड क्लाइमेट रहेगा टेम्परेट रीजन्स में, मतलब ऊपर वाले रीजन्स में। ठीक है, टेम्परेट रीजन भी देख लेते हैं। ये जो ट्रॉपिकल एरिया बोला मैंने, उसके ऊपर वाला जो रीजन रहेगा, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसको टेम्परेट रीजन बोला जाता है। ठीक है, उसके ऊपर डायरेक्टली पोलर रीजन है, तो यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होने की वजह से वहां पे फिश को प्रिजर्व किया जा सकता है लंबे समय तक और वो खा सकते हैं। तो ये अलग अलग फैक्टर्स थे जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि फिशिंग एक्टिविटी कितना ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुए रहेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।